आज मैं बात करूंगा इजराइल की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो घमासान मचा है उससे भारत का क्या संबंध है, फिलिस्तीन ने क्यों हमला किया, उससे हमास से उसका क्या संबंध है, और हिजबुल्लाह कौन है, हमास कैसे पैदा हुआ और इजराइल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, साथ ही साथ भारत से इजराइल का क्या संबंध है और भारत और इजराइल की दोस्ती के तार कितने गहरे हैं। मैं बात करता हूं इजराइल की। इजराइल में एक बहुत बड़ी संख्या रहती थी यहूदियों की, जो कभी बेबीलोन जैसे साम्राज्य में रहते थे तो वो बिछड़ गए थे, वहाँ पर उनके साथ अत्याचार हुआ। जब भी वो मिलते थे तो विरह के गीत गाते थे। विरह की अगली बार इजराइल में, अगली बार यरूशलेम में, अगली बार यरूशलेम में, ये उनका एक अभिवादन का तरीका था। फिर चाहे वो अमेरिका में रहते हो, जर्मनी में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, बेबीलोन साम्राज्य में रहते हो या कहीं और भी रहते हो, उनका एक सपना था कि अपना एक देश हो, क्योंकि संसार में दो ही एक ऐसी जातियां हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, हिंदू और यहूदी। हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उनकी बहन बेटियों को बाजारों में बेचा गया, छोटे बच्चों के सीने में खंजर घोंपे गए। यही मंजर जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, यही मंजर इजराइल के अंदर जब म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था तो हिजबुल्लाह और हमास के आतंकवादियों ने ग्लाइडर पर बैठकर हमला किया, और उस हमले को करने के लिए जो रक्षा दीवार बनाई गई थी उसको बुलडोजर से तोड़कर वो घुस गए। म्यूजिक फेस्टिवल में जब लोग गाना गा रहे थे, आनंद का अनुभव कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, एक शांतिपूर्वक चल रहे म्यूजिक फेस्टिवल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। कितने निरीह प्राणियों को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, जितने भी ये लोग बड़ी किताब को मानते हैं, आसमानी किताब को मानते हैं, वहाँ लिखा गया है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यहूद है, यानी यहूदी है। और यहूदी और इस्लाम की जो शत्रुता है वो 1400 साल पुरानी है। उसको बीज को रोपित करते करते आज यूएस से लेकर बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने इसको यूज किया है, और उसका खामियाजा आज पूरी दुनिया में इजराइल भुगत रहा है। इजराइल कैसे बना? तत्कालीन इजराइल, जब जर्मनी ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया, इसकी सारे संसार में चर्चा होती है, परंतु 60 लाख से भी ज़्यादा हिंदुओं को जर्मनी में मारा गया, इसके विषय पे कोई चर्चा नहीं करता। जी हाँ, ये आश्चर्य की बात नहीं बता रहा हूं मैं। एक जाति है रोमानी लोग पूरे यूरोप में है, वो हमारे राजस्थान सिंध के प्रांत से निकल कर गए हुए हैं। आज पूरे यूरोप में उनको चुन चुन कर मारा, आज भी मारा जाता, उनको नागरिकता नहीं दी गई है। आज मैं रोमानी लोगों को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं कि उनको गैस चैम्बर में उनको भी मारा गया था, परंतु उनका माई बाप उस वक्त नेहरू जैसे लोग नहीं बन पाए, क्योंकि वो खुद कायर बुजदिल डरपोक लोग थे। उनका जिक्र नहीं कर पाए कि 60 लाख यहूदियों के साथ साथ करोड़ों हिंदुओं को भी भट्टी में झोंक दिया गया था, जर्मनी में मार दिया गया था। उसके बाद जब पूरे संसार ने ये ठाने कि जब भी कहीं यहूदियों के नरसंहार की कोई डिनाई करेगा, तो यूरोप में कानून बनाया गया कि कोई भी यहूदियों के नरसंहार को डिनाई करेगा तो उसको सीधे जेल की सजा होगी। परंतु हिंदुओं के लिए कभी कानून ना भारत में बन पाया, ना यूरोप में बन पाया, या संसार के किसी कोने में उनका कोई शरण स्थली नहीं बन पाई। सिर्फ भारत एकमात्र उनकी शरण स्थली बची हुई है, जो किसी तरह से सांसें ले रही है इस्लामिक जिहाद के अंदर। भारत एक शरिया कंप्लाइंट देश बनकर रह गया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ उनकी चलती, हमारी सुनने वाला शायद कोई हो। परंतु इस सरकार के साथ हमारी उम्मीदें बंधी थी कि ये सरकार हमारी सुनेगी, पर अब लगता है कि जिस तरह से मोदी साहब ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है आतंकवाद के खिलाफ और इजराइल के साथ खड़े हुए, उससे हमें उम्मीदें बंधी हैं। और जिस तरह से हिंदू मंदिरों को मुक्ति की उन्होंने बात की है, तो मुझे एक आशा लगती है कि अनिकट भविष्य में हमारे मंदिर अतिक्रमण से मुक्त होंगे और हम हिंदुओं के लिए एक फिर से सुनहरा अवसर होगा। मैं इजराइल के मुद्दे से आपको भटकाना नहीं चाहता हूँ। इजराइल जब ओटोमन साम्राज्य के अंदर तत्कालीन इजराइल था, तो जोधपुर की सेनाओं, यानी जो मित्र सेनाओं की तरफ से लड़ रही थी, जोधपुर की लांसर सेनाओं ने तलवारों के दम पर तत्कालीन हाइफा को मुक्त कराया था। उसका एहसान आज भी इजराइल एक मित्र के तौर पर निभाता है, और हर वर्ष एक हाइफा डे होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए थे, उसके बाद जब आए तो 3 मूर्ति रास्ते, उन्होंने 3 मूर्ति हाइफा रास्ता किया था। तो भारत और इजराइल के रिश्ते 100 साल के लगभग बहुत गहरे हैं, और उनकी मित्रता आज तक भी क्षीण नहीं हुई। वो अलग बात है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कभी इजराइल को मान्यता नहीं दी,
और आज भी कांग्रेस ने जो पाकिस्तान के जन्मदाता है, आज भी आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होकर रेजोल्यूशन पास कर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फिलिस्तीन के पक्ष में पास करके ये बता दिया कि वो आतंकवाद और पाकिस्तान की जन्मदाता है, उससे हिंदुओं को सावधान रहने की अति आवश्यक है। राहुल गांधी उनके सरगना है, तो अब आपका निर्णय है कि राहुल गांधी को निकट भविष्य में आप भारत का प्रधानमंत्री चुनेंगे या इस कांग्रेस रूपी जहरीले वृक्ष को काटकर फेंक देंगे। अब बात करते हैं इजराइल पर हुए हमले की। जब एक म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था, तब बहुत हिजबुल्लाह और हमास के आतंकवादियों ने हमला किया और चुन कर करीब 600 लोगों को, यहूदियों को मार डाला। उसके बाद बहुत सारी महिलाओं को अभद्रता की, उनके शरीर को छिन्न भिन्न किया। छोटे छोटे बच्चों, 40 बच्चों, आज एक वीडियो सामने आया जिसमें पता लगा कि 40 छोटे छोटे बच्चों का गला रेत दिया गया। ये सबाब का काम है एक बड़ी किताब के हिसाब से, परंतु जो इजराइल के साथ आज हो रहा है वो भारत के साथ प्रतिदिन होता है। भारत के किसी न किसी कोने में किसी न किसी व्यक्ति का जिहाद के नाम पर रैंडमली गला रेत दिया जाता है। जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था, नुपुर शर्मा ने सिर्फ एक हदीस को कोट किया था, उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने कटा हुआ वीडियो चलाकर अरब देशों के समर्थन कराकर भारत में जिहाद को फिर से बढ़ावा दिया और सरतन के जुदा के नारे पहली बार भारत में लगे और 6 लोगों की लाशें गिरी, जिसमें सबसे पहले कन्हैया लाल की लाश गिरी उदयपुर में, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने भी अभी जिक्र किया था। इजराइल के कहा जाता है कि इजराइल का जो आयरन डोम है, जो कि मिसाइल प्रोटेक्शन का डोम है, उसके बारे में बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि वो बहुत सशक्त है, परंतु उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको डेवलप नहीं किया गया, बल्कि उसमें अपग्रेड नहीं किया गया। उसको सॉफ्टवेयर तो बार बार अपग्रेड किया गया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, हार्डवेयर अपग्रेड नहीं हुआ। इसकी वजह से वो फेलियरिटी हुई, प्लस एक साथ 5000 रॉकेट उसके ऊपर दागे गए, जिसकी वजह से वो उसकी कैपेसिटी से बाहर था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए इजराइल पर इतना भयानक हमला हुआ। साथ ही साथ आतंकवादियों ने घरों में घुसकर जितने आर्मी जनरल्स थे, वेटरन्स थे, उनको चुन कर उनके घरों को निशाना बनाया गया, उनके पत्नी और बच्चों को किडनैप किया गया, उनको गोली मारी गई और इस तरह से करीब हजार के आसपास लोगों को गोली मारी गई और 2000 के आसपास घायल हैं। तो ये जो दुश्मनी है, इसका बीज भी यूरोप ने ही बोया था। आपको पता होना चाहिए कि ओटोमन साम्राज्य के अंदर ये सारा क्षेत्र था। ना तो कभी ट्रांस जॉर्डन नाम का कोई देश था, ना कभी फिलिस्तीन नाम का कोई देश था, ना कोई ये देश था। इजराइल एक नेचुरल हैबिटेट, एक नेचुरल सेंटर है, नेचुरल एक पनाहगाह है यहूदियों के। हजारों साल से यहूदियों का अस्तित्व करीब 2800 साल पुराना है और यहूदियों के जो धार्मिक स्थल हैं और उसके ऊपर वेस्टर्न वॉल है, जिसको इस्लामिक आक्रमणकारियों ने ढा दिया था। उसको आज भी वेस्टर्न वॉल को, वो मंदिर को, सिनेगोग को पवित्र मानते, वहां पर आज भी पूजा करते। उन्होंने कभी अपने हक से हटे नहीं और उसको आज भी अपना मानते रहे। अब बात करते हैं अल-अक्सा मस्जिद की। अल-अक्सा मस्जिद का मतलब होता है अरबिक में दूर की मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद जो कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब के समय की, ये सबसे बड़ा झूठ फैलाया जाता है। झूठ का चूरण इस्लाम बहुत बेहतरीन तरीके से बेचता है और पूरी दुनिया उसको जीभ लपलपा कर चाटती है। ये झूठ का चूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि जब इस्लामिक सेनाओं ने इजराइल पर आक्रमण किया, उसके बाद ये अल-अक्सा की मस्जिद बनाई गई थी। किसी एक मंदिर को तोड़कर, जो सिनेगोग था उसको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। मूलतः ये मस्जिद नहीं है और ये मस्जिद मोहम्मद साहब के मरने के कुछ 100 साल बाद बनाई गई थी, तो ये उनके लिए पवित्रता स्थान नहीं हो सकता है। परंतु उनका हर छोटी बड़ी मस्जिद पर जो दूसरे मंदिर और धार्मिक स्थलों को तोड़कर बनाई जाती है, उस पर कब्जा ये काबिल रखते हैं। इजराइल ने कुछ समय पूर्व गाजा पट्टी पर, जिस गाजा पट्टी से इजराइल पर कब्जा धमाके किए जा रहे हैं और आक्रमण किया गया है, उस पर कब्जा कर लिया था। परंतु कुछ समय पूर्व इजराइल ने गाजा पट्टी को छोड़ दिया था, अपनी सेनाओं को विड्रॉ कर लिया था। ये इजराइल की सबसे बड़ी गलती थी और सबसे बड़ी गलती मोसाद की रही, इंटेलिजेंस एजेंसी की फेलियरिटी रही। ये हमला एक छोटा हमला नहीं है, बल्कि ये युद्ध स्तर का हमला है और इतना बड़ा हमला उनके ऊपर होने वाला था। और मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसने दूसरे देशों में जाकर चुन कर अपने आरोपियों को, अपराधियों को गोली मारी है और उनको मार डाला है, ऐसी एक मोसाद की एजेंसी का फेल हो जाना, यह अपने आप बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके पड़ोस में इतना बारूद इकट्ठा किया गया और उनको भनक तक नहीं लगी। और आज जिस तरह से
उनकी पक्ष विपक्ष ने इकट्ठे होकर कहा कि इजराइल पहले है, राजनीति बाद में है। उनके विपक्ष के नेता इस वक्त बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपने सैनिकों के साथ। क्या राहुल गांधी, अगर पाकिस्तान या चीन हम पर हमला कर दे तो राहुल गांधी सैनिक की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर जाएंगे, या भारत को ही नीचा दिखाने के लिए कहते रहेंगे कि चीन ने हम पर कब्जा कर लिया, हमारी सैनिकों को मार रहे हैं? ये भारत के लोगों को भी सोचने का विषय है कि पक्ष विपक्ष क्या भारत देश से बड़ा है? लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को देखते हुए लगता है कि पक्ष विपक्ष के लिए भारत एक भूमि का टुकड़ा जिसको बांटकर अपने और आने वाले अपने बच्चों के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के लिए प्रयास किया जा रहा है। और बहुत सारे नेताओं ने ये कहा है इजराइल के कि पहले देश है, और ये वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि वहाँ पर सैनिक सर्विस करना कंपलसरी है, क्योंकि उनकी जनसंख्या सिर्फ 96 लाख के आसपास है, जिनमें 15-20 लाख विधर्मी भी उनके बीच में रहते हैं। तो आप समझिए कि करीब 70 लाख की जनसंख्या में अगर 1000 आदमियों को मार दिया जाए तो उसका क्या अनुपात होगा, और इतना बड़ा हमला किया जाए तो वहाँ की जनता के मोरल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। परंतु इजराइल ने ठाना कि गाजा पट्टी को धूल दूषित कर देंगे। जिस तरह से वो बम बरसा रहे हैं गाजा पट्टी के ऊपर, मुझे लगता है आने वाले समय में न बंदा न बंदे की जात वहां बचने वाली है। और यही शत्रु से बदला लेने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि अगर आपके ऊपर एक हमला करता है तो आप उसके ऊपर इतने हमले करो, इतने बारूद बरसा दो कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम इस राष्ट्र पर हमला करें या ना करें। तो इजराइल से हमें भारत सरकार को सीखना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे तुच्छ 2 कौड़ी और चाइना जैसे देश को किस तरह से सबक सिखाना चाहिए। अगर भारत भविष्य में भारत के ऊपर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत को भी अपनी मिसाइलों को, जो कि दिवाली में चलाने के लिए नहीं रखी गई हैं, उनका मुंह पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों की तरफ मोड़ देना चाहिए और इतना बारूद बरसाना चाहिए कि पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें भी हिजबुल्लाह की तरह और आतंकवादी संगठनों की तरह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि भारत पर दोबारा हमला करें या ना करें। तो आज मैंने भारत और इजराइल की समानता का जो वीडियो बनाया है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, और आपसे आग्रह की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और आप सबसे आग्रह कि आप इजराइल के साथ खड़े हुए अपने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक सब जगह लिखिए आई स्टैंड विद इजराइल, क्योंकि आज इजराइल को हमारी सहायता की जरूरत है। हम मोरलिटी के तौर पर हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे तो कल भारत पर मुसीबत आएगी। तो इजराइल ने 1999 कारगिल युद्ध में सारी दुनिया से विपरीत जाकर भारत की सहायता की थी। तो एक अच्छे मित्र के नाते हमें इजराइल की सहायता करनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।